सभी को नमस्कार। यूट्यूब के मेरे अपने चैनल पर जिसका नाम सारस्वत साधना है, यह मेरा 600वां वीडियो है और नवीन प्रकाशन की श्रृंखला के अंतर्गत यह, जहां तक मैं जान समझ रहा हूं, 100वां वीडियो है। गिनती लगाने में, गणना करते रहने में मुझसे चूक हो सकती है, इसलिए नवीन प्रकाशन की श्रृंखला में हो सकता है कि 99 या 98 हुए हों या 101, 102 हो गए हों, पर 600 वीडियोज में से लगभग 100 मैंने, जो पुस्तकें मेरे पास नई आती हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी की, उन पर सूचनात्मक चर्चा करने के लिए नियोजित किए हैं। यूट्यूब पर मैं किसी लाभ की आकांक्षा से नहीं बोलता, दूसरे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ऐसी बहुत आशा अपेक्षा के साथ भी नहीं बोलता। मेरा जब मन होता है और जिस विषय पर मुझे कुछ सूझता है, उस पर मैं पहले गाहे बगाहे बोल दिया करता था, अब प्रायः प्रतिदिन बोल देता हूँ। और इसी तरह से नई किताबों में, जिन पर मुझे लगता है कि मुझे इनके बारे में कुछ बताना चाहिए दूसरों को, और मेरे अपनी जानकारी में ये स्थायी रूप से बनी रहना चाहिए कि किताबें मैंने उल्टी पुल्टी हैं, देखी हैं या पढ़ी हैं, उन पर मैं बोल देता हूँ। इसलिए मैं यह निवेदन भी पहले करता रहा हूँ कि इस अपेक्षा से मेरे पास रचनाकार, ग्रंथकार, पुस्तक प्रणेता अपनी पुस्तकें न भेजें कि मैं उन पर कुछ बोलूँगा या कुछ लिख दूँगा, और ये अपेक्षा पूरी करने में मैं लगातार अब असमर्थ होता जाऊँगा, क्योंकि इससे मेरा मुख्य कार्य बाधित होता है। अगर 100वीं कड़ी है 600 वीडियोज में से नवीन प्रकाशनों की श्रृंखला में, तो आज की श्रृंखला में मैं जिस पुस्तक पर पहले चर्चा करूँगा, उसके मिलने से मुझे बड़ा आनंद हुआ है और मुझे लगा कि ऐसी किताबें तो आना चाहिए, छपना चाहिए, लिखी जानी चाहिए। ये किताब नहीं, वैसे किताबिया है, यह पुस्तक नहीं, पुस्तिका कह सकते हैं, क्योंकि कुल जमा 50 पृष्ठों की किताब है। बहुत छोटे साइज में, आकार में नहीं है और बहुत बड़े आकार में भी नहीं है। डिमाई शायद इसको कहते हैं, उसमें ये किताब छपी है और जब मुझे दी गई तो मुझे सुखद आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता तो हुई ही। कलाओं के 3 शिखर, यह किताब का नाम है। इसमें जैसा आप देख रहे हैं बीथोवन, लियोनार्डो दा विंची और शेक्सपियर, इन 3 कला और साहित्य जगत के शिखर पुरुषों पर चर्चा है। यह किताब आपके सामने है। इस किताब के लेखक अनीश अंकुर हैं और सबसे ज्यादा आनंद की बात इस किताब के बारे में यह है कि नरेश सक्सेना ने इसकी भूमिका लिखी है। वे मेरे अत्यंत प्रिय कवि हैं और इस समय हिंदी के सबसे बेहतरीन कवियों में से निश्चित रूप से वो हैं। हिंदी कविता की एक उपलब्धि हैं, समकालीन हिंदी कविता की, नरेश मेहता। और वे कितने बड़े कला पारखी हैं, यह भी उनकी भूमिका पढ़ने पर मुझे पता चला। अन्यथा तो मैं उनकी कविताओं का मुरीद रहा हूँ, गद्य भी उनका पढ़ता रहा हूँ। बहुत बढ़िया गद्य वे लिखते हैं। कविता और गद्य दोनों में वे एक जैसे ही हैं। उनका मन बोलता है उनकी कविता में,
उनके लिखे हुए में, उनके गद्य में। इस किताब के लेखक अनीश अंकुर को मैं कुछ सालों से जानता हूँ। वे रंगकर्मी हैं, बिहार में रहते हैं, पटना में रहते हैं, जो एक अनोखा प्रदेश है हमारे भारत देश में, और उतना ही अनोखा शहर भी है पटना। विलक्षण है प्रदेश भी और शहर भी। अनीश अंकुर बिहार प्रगतिशील लेखक संघ के उप महासचिव हैं। पिछले 3.5 दशकों से रंगमंच पर वे सक्रिय हैं और मीडिया कर्मी भी हैं, पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखते हैं, वेबसाइट्स के लिए लिखते हैं। यह पुस्तिका जैसी है उस तरह की कुछ अन्य पुस्तिकाएं उन्होंने लिखी हैं, जो बहुत अच्छा उन्होंने किया। वर्तमान विकास में मुक्ति के प्रश्न, सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कामा में लिखा है। समाजवादी चिंतक सच्चिदानंद सिन्हा से बातचीत पर आधारित यह एक पुस्तिका उनकी है, जो अनुज्ञा प्रकाशन से छपी है। पेरिस कम्यून, विरासत और सबक, यह दूसरी पुस्तिका है, अभिधा प्रकाशन से यह छपी है। रोजा लग्जमबर्ग, व्यक्तित्व और विचार, यह भी अभिधा प्रकाशन से छपी है। रामावतार शास्त्री, जीवन और जन सरोकार, यह भाकपा प्रकाशन से छपी है, जो कि कायानंद शर्मा के जीवन पर केंद्रित पुस्तिका है। इतनी पुस्तिकाओं का लेखन उन्होंने किया है। सभी पुस्तिकाएं मुझे शीर्षक से लगता है कि बहुत ही पढ़ने लायक हैं। और कलाओं के 3 शिखर तो वास्तव में इस देश में हर नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवान को पढ़ना चाहिए। लियोनार्दो दा विंची के 500 साल पूरे हुए। उस समय जो लेख अनीश अंकुर ने उन पर लिखे थे वे इसमें हैं। विलियम शेक्सपियर के 400 साल पूरे हुए। उस समय जो लेख लिखा था वह इसमें है। और लुडविग वान बीथोवन के 250 साल पूरे हुए। उस वर्ष जो लेख लिखा वह इस किताब में, किताबिया या पुस्तिका में है। लियोनार्दो दा विंची इटली के महान चित्रकार, कलाकार रहे हैं। शेक्सपियर को तो दुनिया जानती है, इंग्लैंड के रहे हैं। और बीथोवन जर्मनी में पैदा हुए। यह इटली, इंग्लैंड और जर्मनी की यात्रा भी यह पुस्तक कराती है। यह अभिधा प्रकाशन, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर 842-002 इस प्रकाशक से छपी है। 2002 में पहला संस्करण इसका निकला है। 40 रुपया इसका दाम है। इतिहास के गंभीर अध्येता ओपी जायसवाल को यह समर्पित है। इससे अनीश अंकुर की निष्ठा, लगन का भी पता चलता है। और नरेश सक्सेना भूमिका लिखने के लिए राजी हो गए। उन्होंने बहुत बढ़िया भूमिका इसकी लिख दी। इससे भी लगता है कि अनीश अंकुर की पेठ और पहुंच साहित्य में, कलाओं की दुनिया में है, और अपना रसूख वो रखते हैं। 8 पृष्ठों की भूमिका नरेश सक्सेना की है। एक एक वाक्य चित्त को गुदगुदा देता है, प्रसन्न कर देता है। और पूरी ही भूमिका एक एक वाक्य पढ़ने लायक है। पर मैं परिचय ही देना है किताब का, और इसलिए पूरी भूमिका तो नहीं पढ़ सकता। कुछ वाक्य इसके पढ़ूंगा, 2 पैराग्राफ पढ़ दूंगा। अनीश अंकुर की यह पुस्तक इस दृष्टि से अभूतपूर्व है कि यह कविता, थिएटर, संगीत और चित्रकला के 3 विश्व प्रसिद्ध अनोखे कलाकारों को एक साथ प्रस्तुत करती है। साहित्यकारों के लिए यह एक अनिवार्य पुस्तक की तरह है, क्योंकि इन कलाओं के बिना भाषा का जन्म संभव ही नहीं था। अब जब यह पुस्तक आ गई है, तब साहित्य की परीक्षा के किसी भी साक्षात्कार में यह अनिवार्य रूप से पूछा जाना चाहिए कि अनीश अंकुर की इस पुस्तक के बारे में पता है या नहीं, या कम से कम इन विषयों के साहित्य का रिश्ता पता है या नहीं। नहीं पता तो फेल। जो भाषा में नाटकीय तत्वों को न जानता हो, चित्रों को यानी बिंबों को न जानता हो, या संगीत को न जानता हो, व्यंजना को न जानता हो,
उसे साहित्य का क्या पता। एक पैराग्राफ अगले पेज से और पढ़ देता हूं। किसी भी स्वर का अस्तित्व इसलिए होता है कि जहां उसका जन्म हुआ, यानी जहां से वह उठ रहा है, वह जगह कांप रही है। किसी भी कंपन गति को यानी फ्रीक्वेंसी को यदि षड्ज मान लें तो ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद आदि की कंपन गतियां एक खास संख्याओं के अनुपात में बनेंगी। यह संगीत के बहुत अच्छे पारखी हैं और रसिक हैं। वो सुनना वे जानते हैं संगीत को। जो संगीत को सुनना जानता है, वो जितनी बारीक से बारीक बात संगीत के बारे में कह सकता है, बिना संगीत शास्त्र का अध्ययन किए और बिना शास्त्रीय संगीत सीखे, कान यदि हैं, तो वो इस तरह की बातें कहेगा जो बीथोवन के प्रसंग से नरेश सक्सेना ने इस भूमिका में कह दी हैं। कुछ वाक्य और पढ़ूंगा उनकी भूमिका के। बीथोवन की 5वीं सिम्फनी संगीत के इतिहास की एक महान घटना है, जिसने संगीत के बारे में पिछली अवधारणाएं ध्वस्त कर दी थीं। ये संगीत कुलीन लोग को सुकून देने वाला नहीं था। इसके बाद सुहानी धुनों की ओर लौटना मुश्किल हो गया था। बीथोवन का संगीत सुलाता नहीं था, बल्कि जगा देने वाला था, सोचने पर विवश कर देने वाला। अनीश ने लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति बीथोवन के संगीत से ही हासिल हो सकी। ये अनीश अंकुर भी कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति से बीथोवन की बीथोवन के संगीत का क्या रिश्ता है, और बहुत गहरा रिश्ता है। वो बताते हैं और सही बताते हैं। एक समय वह भी आया जब नेपोलियन ने स्वयं क्रांति के मूल्यों को पलटना शुरू कर दिया। फ्रांस में भी संगीत का माहौल था। चप्पे चप्पे पर जासूस थे। स्वतंत्र अभिव्यक्ति संभव नहीं थी। जहां शब्द गूंगे रह गए थे, वहां बीथोवन ने अपनी सिम्फनी से दबी हुई भावना को ऐसी अभिव्यक्ति दी जिसे सुनकर जनता ने अपनी शक्ति को वापस लौटते हुए महसूस किया। सुनना देखने में बदल गया था। दरअसल बीथोवन की 5वीं सिम्फनी संगीत में आविष्कार की तरह थी। इसके मुख्य संरचना में बहुत कम स्वर हैं, 2 या 3 ही सुनाई देते हैं, लेकिन जिस तरह उसने पार्श्व में बजते सुरों की गति और तीव्रता के प्रयोग किए हैं, वे विलक्षण हैं। यूरोपीय संगीत की अच्छी व्याख्या यहाँ नरेश सक्सेना कहते हैं, उससे असहमत या सहमत हुआ जा सकता है। और तीव्रता जहाँ डायनामिक हो जाती है, स्वरों का आघात हल्का और आवाज बहुत दूर जाती है, इस तरह के संगीत की शक्तिमत्ता की वे व्याख्या करते हैं। और दूर जाती हुई आवाज विलीन होते होते अचानक पूरी ताकत के साथ सामने प्रकट हो गई हो, ऐसा बीथोवन की 5वीं सिम्फनी के विश्लेषण के साथ वे हमें बताते हैं। 9वीं सिम्फनी को बीथोवन के ईजाद का उत्कर्ष बताया जाता है, ऐसा नरेश सक्सेना कहते हैं। और भारतीय संगीत और पाश्चात्य संगीत के मौलिक अंतर को वे बताते हैं। हालांकि सब जगह मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन वे कहते हैं कि भारतीय संगीत में सामूहिकता या ऑर्केस्ट्रा की अवधारणा है ही नहीं। यहाँ एकल और एकांत साधना है, जबकि पाश्चात्य संगीत में सामूहिकता सामूहिकता है, ऑर्केस्ट्रा की सारी तकनीकें हैं। कुल मिलाकर के संगीत के रसिकों के लिए बहुत अच्छी भूमिका है। कुमार गंधर्व का भी उन्होंने स्मरण किया है और बहुत बढ़िया बातें कही हैं। कबीर को जब गाते हैं कुमार गंधर्व, तो जैसा वे स्वयं कहते हैं कुमार गंधर्व की, मैं शब्दों को नहीं अक्षरों को गाता हूँ। कबीर की पंक्ति नी र भय नी र गु न रे, इसमें रे के अतिरिक्त वे सभी अक्षर को एक ही स्वर में ध्वनित करते हैं, यानी वे सभी अक्षरों को षड्ज में गा रहे हैं, तो सिर्फ रे पर अगला स्वर यानी ऋषभ लगाते हैं। ये अच्छा ध्यान दिलाया है नरेश सक्सेना ने संगीत का विश्लेषण करते हुए। लियोनार्दो दा विंची के बारे में भी
बहुत सुंदर बातें उन्होंने कही हैं। ज़्यादा इसको पढ़ने के लोभ का मैं संवरण करता हूँ। और चित्रकार, महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, जो कि 1452 में पैदा हुए, 1519 में जिनका देहांत हुआ। और उनका पूरा विश्लेषण, बाकी सभी का विश्लेषण भी, बाकी तीनों कला विभूतियों का, साहित्य के मनीषियों का, क्योंकि ये लेखक भी हैं, चित्रकार मात्र ही नहीं हैं। जो विश्लेषण प्रस्तुतिकरण किया है अनीश अंकुर ने, जिस सोच से वे प्रतिबद्ध हैं, अपनी प्रतिश्रुति प्रतिबद्धता के अनुसार उन्होंने विश्लेषण किया है, वामपंथी सोच के अनुसार उन्होंने इनको प्रायः प्रस्तुत किया है। फ्रायड को भी उद्धृत करते हैं और साहित्य के अन्य क्षेत्रों के जो अन्य विचारधाराओं के जो अच्छे समीक्षक हैं उनको भी उद्धृत करते हैं। रामविलास शर्मा को अच्छा उद्धृत करते हैं, लेकिन एंजल्स को मनोयोग से पढ़ करके उद्धृत करते हैं। लियोनार्डो दा विंची के बारे में बताते हैं कि चित्रकला को उसने मध्ययुगीन दायरे से बाहर निकालकर कला में क्रांति को अंजाम दिया। इटली के नवजागरण की सबसे महान रोशनी थे लियोनार्डो दा विंची। ये उनका वाक्य है लियोनार्डो दा विंची के बारे में। और वे कहते हैं कि विश्व के इतिहास में लियोनार्डो दा विंची से बड़ा कलाकार आज तक नहीं हुआ। इसके अलावे वे मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, सैन्य व सिविल इंजीनियर, संगीतज्ञ तथा स्वाभाविक दार्शनिक थे। और यह बहुत हैरत में डाल देने वाली बात है कि चित्रों में जादुई प्रभाव कैसे उन्होंने हासिल किया, इतना सब एक साथ होते हुए भी। और उनकी तस्वीरें सौंदर्य की दृष्टि से उन्नत होने के साथ साथ गूढ़ दार्शनिक अर्थ भी लिए हुए होती हैं। फ्रेडरिक एंगल्स बहुत प्रभावित थे लियोनार्डो दा विंची के काम से, और उन्होंने विस्तार से चर्चा की है लियोनार्डो दा विंची के चित्रों पर। और उन्होंने ये बताया है एंगल्स ने कि मानव जाति के अपने अनुभव में घटित सबसे प्रगतिशील महानतम क्रांति थी वह विशाल शख्सियतों का समय था जिस समय लियोनार्डो दा विंची हुए, जिसने चिंतन, भावना और चरित्र में बड़े बड़े लोगों को पैदा किया। और इनके बारे में एंगल्स उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ हमारे सामने आते हैं। फ्लोरेंस में रहे शुरू में, इटली में लियोनार्डो दा विंची 1452 में जन्म लेकर के। और इंजीनियरिंग में कितनी उनकी रुचि थी, वैज्ञानिक भी वे थे। हेलीकॉप्टर का रेखाचित्र उन्होंने बना दिया, उड़ने वाली मशीन का चित्र बना दिया, जबकि आए नहीं थे, एयरक्राफ्ट्स आए नहीं थे। और बहुत दूरगामी सोच उनकी थी। 1481 में फ्लोरेंस छोड़ दिया, मिलान की ओर गए और उनके सारे जीवन की परिस्थितियों का वर्णन किया है, जिनको समझ करके हम लियोनार्डो दा विंची की चित्रकला को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। समझौता ऊपर ऊपर से किया, लेकिन मन से नहीं किया सत्ताओं के साथ में, और सत्ताओं को उन्होंने उनकी औकात फिर बता भी दी। ऐसा संस्कृत के कवि भी करते हैं, वो प्रशस्ति करते हुए लगते हैं, लेकिन वो सचमुच में क्या कह रहे हैं ये जो जानते हैं व्यंजनाएं वो ही समझ सकते हैं कि वो सचमुच में प्रशस्ति नहीं कर रहा है जिसको आप चाटुकार कह रहे हैं। वो समझने के लिए हमारे छोड़ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ उस राजा के बारे में। या जब कभी प्रशस्ति जो बड़े कवियों की कहीं अगर मिलती है उसको हम देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये मिलान में आकर के जिंदा रहने के लिए तो जो शासक था उसकी आडंबरपूर्ण आकांक्षा को सहलाने के लिए बहुत विशाल अश्वारोही मूर्ति की योजना उन्होंने बना दी, जानबूझकर उसको विलंबित करते रहे और उसको लटकाए रहे, उसमें उनको आनंद भी आता था। इसलिए निर्भर उस पर नहीं रहे, सचमुच में वह उन पर निर्भर होता गया कि कब ये महान चित्रकार मेरी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करेगा कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे बड़े अश्व पर आरूढ़ मुझे यह
बनाएगा, लेकिन उसकी किस्मत में था नहीं कि लियोनार्डो दा विंची उसकी ऐसी विशाल मूर्ति को आकार दे सकें। फ्रांस ने मिलान शहर पर हमला कर दिया और जब फ्रांसीसी सेना ने मिलान शहर में प्रवेश किया तो लियोनार्डो की बनाई हुई विशाल टेराकोटा मॉडल पर उनकी नज़र पड़ी और सेना के अभ्यास के लिए वो पूरा मॉडल जो है उन्होंने अपना उनका अभ्यास का स्थल बन गया और 60 टन लोहे का ढेर वहां था मूर्ति को ढालने के लिए, उसका भी उन्होंने तोप बनाने में उसको गलाकर उपयोग कर लिया। बाकी तो द लास्ट सपर जो अमर चित्र है लियोनार्डो दा विंची का, वो कैसे उन्होंने बनाया, वो कितने साल की साधना से वो बना है, अभी बताया है। एक सिटिंग में, दो सिटिंग में, कुछ दिनों में नहीं बन गए लियोनार्डो दा विंची के चित्र, और कितनी कितनी मशक्कत उन्होंने की है। कहीं श्मशानों में जा जा करके कब्र खोद करके शवों को देखा, क्या क्या प्रयोग उन्होंने किए हैं अपने चित्रों को बनाने के लिए। लेकिन ये चकित और स्तब्ध कर देने वाला चित्र था। दुनिया का सबसे महान चित्र भी यह माना जाता है, रिनेसां काल का मास्टरपीस यह माना जाता है द लास्ट सफर। उसकी पूरी रंगों का, उसकी बनावट का विश्लेषण अच्छा किया है अनीश अंकुर ने। चित्रकला के अध्येता के रूप में भी वे अपने आप को यहाँ साबित करते हैं। मोनालिसा की मुस्कान पर पूरा एक लेख है और मोनालिसा की मुस्कान यूनिटी ऑफ अपोजिट्स यह शीर्षक उसको दिया है। 4 साल में 1503 से 1506 के बीच लियोनार्डो दा विंची ने अपनी यह बहुचर्चित विश्व प्रसिद्ध कृति बनाई थी। और बहुत विवादास्पद भी यह है कि सचमुच में जो लियोनार्डो दा विंची ने चित्र बनाया था वही यह चित्र है जो सब जगह प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी प्रतिलिपि को या उनका मूल चित्र कहीं और है। अनीश अंकुर कहते हैं कि पुराना चमकीला चटक रंग अब धुंधले भूरे में तब्दील हो गया है। जो मौलिक तस्वीर थी उसमें आकाश, झील और नदी गहरे नीले रंग से बनाए गए थे। लियोनार्डो दा विंची ने यह आसमानी रंग काफी खर्च कर उस समय अफगानिस्तान से मंगवाया था। और भी जो कुछ इस तस्वीर के बारे में जानकारी है वह जरूरी जानकारी यहाँ देते हैं। क्या विजन था लियोनार्डो दा विंची का इसके पीछे, और इस फूमातों का प्रभाव उन पर आया है। गूढ़ रहस्यमय मुस्कान जो परम रहस्यमय मुस्कान मानी जाती है, उन्होंने कैसे उसको धुंधला करते हुए रहस्यमय बना दिया है। चेहरा स्पष्ट और यथार्थवादी है, लेकिन ओठों पर रहस्य का आवरण चढ़ाते हैं। मुस्कान को ठहरी हुई ही नहीं, एक गति में भी चित्रित करते हैं। मुस्कान या तो आती हुई फिर जाती हुई भी नजर आती है। तो ये यूनिटी ऑफ अपोजिट्स जिसको वो शीर्षक में कह रहे हैं, वो कैसे इसमें पैदा की है लियोनार्डो दा विंची ने, वह अनीश अंकुर हमें बताते हैं। अंतर्विरोध, मानवीय भावनाओं और अंतर्विरोधों की जटिलता को इसके द्वारा वे सामने लाते हैं और तस्वीर को हम सुनने लगते हैं तो श्रवण जो है देखने में तब्दील हो जाता है, देखना सुनने में तब्दील हो जाता है, आंखें खिड़की बन जाती हैं लियोनार्डो दा विंची की के अपने ही कथन के अनुसार। तो यह है पृष्ठभूमि में, इसमें प्रकृति की सार्वभौमिकता है, उसकी शाश्वतता है और उसके सम्मुख नश्वरता है, समकालीनता है, क्षणभंगुरता भी है। ये दोनों विरुद्धों को आमने सामने रखते हैं लियोनार्डो दा विंची। इसके साथ ही सिगमंड फ्रायड ने किस प्रकार से विश्लेषण किया है मोनालिसा की मुस्कान इस चित्र का, किस प्रकार से दमित यौन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की है लियोनार्डो दा विंची ने इसमें। माँ के प्रति जो उनका आकर्षण था, यौन आकर्षण था, वह इसमें व्यक्त हुआ है, ऐसा वे कहते हैं। वह तो ऐसा कहेंगे ही, लेकिन जिस तरह से अनीश अंकुर बताते हैं, मुझे अर्धनारीश्वर की जो प्रतिमाएं हैं उनकी याद आती है। और जो महान रंगकर्मी अर्धनारीश्वर को दिखाते हैं कि एक आंख में नजाकत, कोमलता, एक आंख में रौद्र भाव, आधे ओठ में क्रोध से फड़कता हुआ और आधा ओठ मुस्कान में खिंचा हुआ, यह जो सिद्धि है महान कलाकार की, उसको तस्वीर में उतारना चाह रहे थे।
लियोनार्डो दा विंची एक ही औरत का चित्र हालांकि वे बना रहे थे। लियोनार्डो दा विंची महान दार्शनिक भी थे, महान लेखक भी थे, यह बताते हैं, और बड़े वैज्ञानिक भी हो सकते थे। बहुत गहरी उनकी समझ थी मशीनों के बारे में, और हवाई जहाज की परिकल्पना उन्होंने कर दी थी चित्रों में। यह सब जानकारियां तो मिलती ही हैं। दूसरे जो महानायक इसमें कला जगत के हैं वो शेक्सपियर हैं, और उनके बारे में जितना नई पीढ़ी को जानना चाहिए वो सारी जानकारियां हैं। कुछ नई बातें भी हैं जो मुझे मालूम नहीं थी। और शेक्सपियर बहुत अच्छे अभिनेता थे शुरू में, कवि तो थे ही, यह तो मैं जानता ही था। सोनेट हमने उनके पढ़े भी थे, कुछ सोनेट हमारे कोर्स में भी थे अंग्रेजी साहित्य में, और मुझे बहुत पसंद है शेक्सपियर के सोनेट। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे दाउ आर्ट मोर लिवली इत्यादि जो अद्भुत उनकी परिकल्पनाएं हैं, उसका मैंने संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुसार अन्यत्र विश्लेषण भी किया है। लेकिन किस तरह से वह नाटक की दुनिया में प्रवेश उन्होंने किया, बहुत बेहतरीन अभिनेताओं में माने जाते थे, अभिनेता के रूप में अच्छी खासी आमदनी उनकी होती थी। ये शेक्सपियर कैसे बड़ा नाटककार बन गया, जो रंगमंच पर उतरेगा, अभिनय करेगा, और फिर नाटक लिखने की प्रतिभा भी अगर उसमें है, तो उसके नाटक अलग तरह से बोलेंगे और लोकप्रियता हासिल करेंगे। ये शेक्सपियर के समय के बारे में बहुत जानकारियां अच्छी दी हैं इस किताब में, या किताबिया में अनीश अंकुर ने। और यह भी बताया है कि उनके अनेक नाटकों में आत्महत्या की आकांक्षा क्यों अभिव्यक्त होती है, वो समय ही ऐसा है। मैकबेथ और उसकी पत्नी आत्महत्या करना चाहते हैं, ओथेलो में आत्महत्या करना चाहते हैं लोग, उनके बहुत सारे नाटकों में। हेमलेट में तो है ही है, वो आत्महत्या बार बार करना चाहता है। टू बी और नॉट टू बी, यह प्रश्न उसके सामने बार बार उठता है, अस्तित्व का प्रश्न उठता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, और ऐसा शेक्सपियर क्यों चित्रित कर रहे हैं, इस पर जानकारियां इस किताब में हैं। शेक्सपियर और फ्रायड, इस पर लिखा है अनीश अंकुर ने। शेक्सपियर और मार्क्स, मार्क्सवादी दृष्टि से जो शेक्सपियर का विश्लेषण किया जा सकता है, उस पर उन्होंने बात की है, और यह भी बताया कि मार्क्स बहुत अच्छे पाठक थे शेक्सपियर के। और 1867 में जो पूंजी कैपिटल उनकी किताब आई, उसके पहले खंड में सैद्धांतिक अवधारणा गढ़ने में शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस और टिमोन ऑफ एथेंस का उन्होंने बहुत उपयोग किया। और किस तरह से उन्होंने उपयोग किया है पूंजी में अपने सिद्धांत बनाने के लिए शेक्सपियर के नाटकों का, इस पर अच्छी जानकारी इसमें है। ये जानकारियां अंग्रेजी के जो साहित्य के विद्वान हैं उनको होंगी, मुझे तो नहीं थी। इसलिए बाकी लोगों को भी जो साहित्य में रुचि रखते हैं, उनको ये किताब पढ़ना चाहिए। उनके लिए बहुत काम की किताब यह है, पुस्तिका होते हुए भी। और शेक्सपियर के नाटकों का इस्तेमाल मार्क्स ने शासकों की मूढ़ता को दिखाने के लिए भी किया है। बाकी शेक्सपियर के नाटकों की जो सार्वभौमिकता है, सार्वकालिकता है, उसको बताने के लिए अरुण कमल, जो हिंदी के अच्छे कवि हैं हमारे समय के, उनको वे उद्धृत करते हैं। शेक्सपियर ने मानवीय संबंधों के बारे में किस तरह से लिखा है, उसको अरुण कमल बताते हैं। अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं अरुण कमल, हिंदी में बहुत ही अच्छे कवि हैं, वो भी मेरे प्रिय कवियों में से हैं। पिता और बेटा, माँ और बेटी, पिता और बेटी, पति और पत्नी, इनके संबंधों के ताने बाने को चित्रित करते हैं शेक्सपियर। और यह भी वे कहते हैं कि उनका वाक्य पढ़ रहा हूँ जो इस उद्धरण में अंतिम वाक्य है, शेक्सपियर ने मूल मानव संबंधों में इस तरह विचार किया जैसा पहले कभी नहीं किया गया। यह तो बात कुछ ऐसी हो गई कि शायद पूरी तरह तो नहीं सही हो सकती है। संस्कृत के कुछ नाटककारों को मैं बता सकता हूँ जो मूल मानव संबंधों में उस तरह का विचार करते हैं। खासतौर से भभूति का मालती माधव है, उसमें जैसा बारीक विचार है पिता और पुत्री के संबंधों का, अद्भुत विचार विमर्श है मालती माधव में। और गुरु और शिष्य के संबंधों का, मित्रों के संबंधों का, वह तो है ही। दाम्पत्य संबंधों का तो कहना ही क्या है, भभूति तो अद्भुत गहरे चितेरे हैं दाम्पत्य संबंधों के। दुनिया में कम नाटककार
दाम्पत्य का वैसा चित्रण करते हैं। कवियों में या तो अमरुक कर पाते हैं या भवभूति करते हैं। इसलिए अरुण कमल कह रहे हैं विचारणीय बात है, उस तरह से शायद चित्रण नहीं हुआ है मानवीय संबंधों का जिस तरह से शेक्सपियर ने कहा है। यह भी बहुत अच्छी जानकारी दी है, कहीं मैंने भी पढ़ा था लेकिन अब मेरे दिमाग से वह सब उतर गया कि शेक्सपियर के समय में अंग्रेजी भाषा में 1.5 लाख शब्द थे। शेक्सपियर ने 1700 नए शब्द अंग्रेजी को दिए, उनका आविष्कार थे। जैसा मार्क के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई नए शब्द संस्कृत को दे दिए। कालिदास ने बहुत सारे नए शब्द, मैं तो उदाहरण देकर के बताता हूँ कि किसी कोश में इतने-इतने शब्द कहीं नहीं आए, कालिदास के पहले की संस्कृत में ये शब्द नहीं आए जो कालिदास ने मेघदूत अकेले में दे दिए हैं, ऐसे कई शब्द हैं। महान प्रतिभाशाली कवि भाषा को संवार देते हैं, भाषा की काया को बढ़ा देते हैं, उसे समृद्ध कर देते हैं, भाषा को नववधू की तरह भी सजा देते हैं, कभी उसे परिपुष्ट भी कर देते हैं। शेक्सपियर ने भी यह काम किया। बहुत सारे अच्छे शब्दों के उदाहरण इसमें दिए ही हैं। तो पढ़ा तो है, अनिशंकुर ने अध्ययन खूब किया है, केवल रंगकर्मी ही वे नहीं हैं, साहित्य के अध्येता भी वे हैं, यह उन्होंने स्थापित किया। और जो क्रांतिकारी मोड़ आता है शेक्सपियर की नाट्य यात्रा में, राजशाही पर निर्णायक प्रहार की संभावनाओं को सबसे पहले शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटकों में अभिव्यक्ति मिली। और फ्रांस की दूसरी क्रांति जो 1830 से 1848 में हुई, उसमें शेक्सपियर के नाटकों का क्या योगदान रहा है, इस पर चर्चा उन्होंने अच्छी की है। और ग्रीक ट्रेजेडी और शेक्सपियर, इन दोनों के तारतम्य का विश्लेषण उन्होंने किया है। अंतिम पैराग्राफ में इस लेख से पढ़ देता हूँ। और वह कहते हैं इसमें कि कुछ साल पहले हेराल्ड ब्लूम ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर द इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन में यह बताने की कोशिश की है कि शेक्सपियर के पहले अंग्रेज बुद्धिमान नहीं थे। ये तो सही बात होगी। शेक्सपियर के नाटकों से उन्हें अपने आप को समझने का अवसर मिला। हालांकि इतने काइयां और बदमाश वो कैसे हो गए, कहाँ से हो गए, ये नहीं बताया गया है, लेकिन बुद्धिमान अगर हुए तो शेक्सपियर की वजह से हुए, यह बताया गया। क्या हमें भी रुककर एक बार खुद को ठीक से समझने के लिए शेक्सपियर की ओर नहीं मुड़ना चाहिए? ये हेराल्ड ब्लूम सवाल करते हैं। तो यह लेख शेक्सपियर पर, जिसमें कि पटना में शेक्सपियर की मृत्यु पर 400वें वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में अरुण कमल और स्वर्गीय छोटेलाल बख्शी के द्वारा दिए गए वक्तव्य भी उद्धृत किए गए हैं। और यह 400वें वर्ष के अवसर पर ही लेख यह लिखा भी गया है, पठनीय लेख है। बीथोवन महान संगीतकार, उन पर बहुत मनोयोग से उसी तरह लिखा है। और अनिशंकुर इसमें बताते हैं कि बीथोवन ने संगीत के सुहानी धुनों की ओर लौटना मुश्किल बना दिया। बीथोवन का संगीत सुलाता नहीं था, बल्कि अचंभित और स्तब्ध करने वाला था। वह ऐसा संगीत था जो आपको सोचने और महसूस करने पर विवश कर देता है। ऐसा माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति बीथोवन की धुनों और संगीत में हासिल हो सकी थी। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए मुझे बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां की याद आई। उनसे मेरा कोई प्रत्यक्ष परिचय नहीं रहा, उनके बारे में सुना ही सुना है, लेकिन एक संस्मरण उनके बारे में जो और किसी को पता नहीं होगा और कहीं सुनने को नहीं मिलेगा और बहुत सच्चा है, क्योंकि जिन व्यक्ति ने वो सुनाया है वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। एक अवस्थी स्टेशन मास्टर सागर में हुआ करते थे। वो पंडित बच्चूलाल जी अवस्थी के यहाँ रोज-रोज लगभग आया करते थे। क्यों आया करते थे वो एक अलग प्रसंग है। मैं भी उनके यहाँ लगभग रोज-रोज शाम को जाया करता था, तो स्टेशन मास्टर अवस्थी जी से गपशप बहुत होती थी। वो कई रेलवे स्टेशनों पर पदस्थ रहे थे। उनके तो बहुत ही अद्भुत अनोखे संस्मरण उनके पास थे। लेकिन वह सब तो सुनने को भी नहीं मिले। एक उन्होंने पता नहीं कैसे संगीत से तो ऐसा गहरा कोई ताल्लुक आचार्य अवस्थी जी के यहाँ जो चर्चाएं होती थी, शास्त्र चर्चाएं होती थी, उनका नहीं था। लेकिन पता नहीं किस रोह में स्टेशन मास्टर अवस्थी जी ने यह संस्मरण मुझे सुनाया था कि जब वे सतना में पदस्थ थे, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के रूप में या किसी पद पर, तो उनको अपने ऑफिस के काम की जटिलताओं के कारण अनिद्रा का रोग हो गया।
कई कई रातों नींद नहीं आती थी, बहुत परेशान रहते थे। तो किसी ने कहा कि मैहर चले जाओ, वहाँ बाबा जो है वो सुला देते हैं। तो ये चले गए, बाबा के पास गए, बाबा से कहा कि बाबा हमको नींद नहीं आ रही है कई रातों से। तो बाबा ने कहा कि बैठ जा, उनके सामने बैठ गए। उन्होंने अपने रबाब पर कोई राग बजाना शुरू किया। तो स्टेशन मास्टर अवस्थी जी बताते हैं कि 5-7 मिनट बाद उनको नींद आने लगी, ऊँघने लगे और उसके कुछ देर बाद तो वहीं ढेर हो गए। तो कितने घंटे सोते रहे उनको कुछ पता नहीं। बहुत देर बाद जब नींद खुली, बहुत तरोताजा हो गए थे और बाबा उठकर वहां से जा चुके थे, तो चुपचाप वहां से चले आए। उसके बाद कुछ दिन ठीक रहे, फिर कई दिन बीत गए, फिर बहुत बेहाल हुए। फिर लगा कि एक बार फिर चले जाएं कि बाबा कृपा कर देंगे। तो फिर चले गए, बाबा ने फिर कृपा कर दी। तो फिर सो लिए कुछ घंटे, फिर आ गए। ऐसा 3-4 बार हुआ। फिर कहते हैं कि एक बार और मैं चला गया और मैंने कहा कि बाबा बहुत दिन हो गए, महीना महीना हो गया है, नींद नहीं आई, अब आप एक बार और सुला दीजिए, कुछ घंटे हम सो लें। तो बाबा पता नहीं किस मूड में थे, उन्होंने कोई राग बजाना शुरू किया। ऐसा उन्होंने राग बजाया कि खलबली मच गई। अवस्थी जी कहते हैं मेरे दिमाग में बहुत तनाव में मैं चला गया, बहुत उत्तेजित हो गया, बहुत परेशान सा होने लगा मैं उसको सुनते सुनते। उथल पुथल मच गई सारे शरीर में, सारे दिमाग में। तो थोड़ा वो रुके तो मैंने कहा कि बाबा ये क्या कर रहे हैं, इससे तो मुझे और भी नींद नहीं आएगी। तो बाबा ने बहुत डपटते हुए कहा कि कमबख्त, हर वक्त आराम से सुलाने वाला ही राग क्यों सुनना चाहता है, कभी बेचैन करने वाली मौसीकी भी सुना कर। ये उन्होंने सुनाया था। बीथोवन का संगीत बेचैन करता है, वो ठीक ही करता है। मोजार्ट से जो ताल्लुकात हैं, मोजार्ट मोजार्ट के तो नहीं मेरे पास रिकॉर्ड था, बीथोवन का रिकॉर्ड मेरे पास हुआ करता था, जब तवे वाले रिकॉर्ड जो बजाए जाते थे स्टीरियो पर सुई लगा करके, वो मेरे पास बहुत सारे संगीत के रिकॉर्ड थे। उसमें बीथोवन का एक रिकॉर्ड था, मैं सुनता था, शौक से सुनता था, अच्छा लगता था। हालांकि मैं उसकी बारीकियां कभी भी समझ नहीं पाया। मैं पाश्चात्य संगीत का उस तरह का कभी जानकार और रसिक बन भी नहीं सका, लेकिन मैं उसको गाहे बगाहे सुन लिया करता था। लेकिन मोजार्ट के शहर में मैं गया जब मैं वीना में था, ऑस्ट्रिया में। तो कमलेश दत्त त्रिपाठी जी के सौजन्य से मैं मोजार्ट के शहर में भेज दिया गया, जहाँ आल्प्स पर्वत है। उनका कोई विद्यार्थी जा रहा था, उस शहर का बाशिंदा था, वो उनको ले जाना चाह रहा था। उनका उस सम्मेलन में कार्यक्रम था। मैं उस दिन मुक्त था अपने शोध पत्र आदि के वाचन से। तो उन्होंने कहा राधा वल्लभ जी चाहते हो तो इनको ले जाओ। तो वो सज्जन मुझे ले गए। मैं उस शहर में पहुंचा, पूरा संगीतमय शहर था। हर बाजार में, हर शहर में गिटार हाथ में लिए लोग गा बजा रहे थे। बड़ा रंगीन शहर था और सामने आल्प्स पर्वत बर्फ से ढका हुआ दिखाई देता था। वहां पहुंच करके मैंने मोजार्ट का संगीत सुना और आल्प्स पर्वत देखा। आल्प्स पर्वते मेघदूतम शीर्षक से संस्कृत में कविता उसके बाद मैंने लिखी। उन्हीं युवा मोजार्ट की चर्चा जो है इसमें आई है और बीथोवन से उनके संबंधों पर भी चर्चा यहाँ पर की है। बीथोवन की मुलाकात हुई थी मोजार्ट से, और किस तरह से बीथोवन ने अपनी पढ़ाई की, मोजार्ट भी बीथोवन से प्रभावित हुए, और तारीफ उन्होंने किस तरह से की। अपने मित्र से उन्होंने कहा कि इस लड़के पर ध्यान दो, देखना एक न एक दिन ये दुनिया में इसका नाम हलचल मचाएगा। बाकी तो बीथोवन अपने गुरुओं से कैसे आगे बढ़ गए, गुरु जैसा करना चाहते थे उसको उन्होंने त्याग करके अभिजात और कुलीन और भद्र संगीत का विरोध करते हुए अपना एक संगीत तैयार किया, और राजा रानी के आभा मंडल की परवाह न करते हुए किस तरह से एक चित्र में वे उसके बगल से गुजरते हुए दिखाए गए हैं। ऐसी एक पेंटिंग की चर्चा अनिश अंकुर ने इसमें की है, जिसमें गोई थे जो उस युग के सबसे महान कवि थे अपने समय के, उनको दिखाया गया है। राजा के सम्मान स्वरूप टोपी उतार कर उनके सामने झुककर विनम्रता से सलाम वे कर रहे हैं। बीथोवन बगल से गुजर रहे हैं, लगभग सम्राट को अनदेखा करते हुए। ऐसी भी एक पेंटिंग मिलती है। उसका डिटेल और कुछ नहीं दिया है अनिश अंकुर ने,
और ये बीथोवन क्या थे, यह इससे पता चलता है। फ्रांसीसी क्रांति में बीथोवन का क्या योगदान रहा है, यह इस पर चर्चा है। और जो प्रतिक्रांति का दौर आया, उसमें बीथोवन ने क्या किया, यह भी वे हमें बताते हैं। उसकी कुछ चर्चा नरेश सक्सेना ने भी की है। बीथोवन सन की थे और कितनी मानसिक व्याधियों से भी पीड़ित वो हो गए। यह बड़ी प्रतिभाओं के साथ होता ही है। भारत में बड़ी प्रतिभाएं जब होती हैं तो उनके साथ नहीं होता, पश्चिम में होती हैं तो उनके साथ ऐसा होता है। भारत में भी हो जाता है, आधुनिक काल में हुआ है, जैसे भुवनेश्वर हुए, तो वो विक्षिप्त अर्ध विक्षिप्त हो जाते हैं, सनक ज्यादा सनक जाते हैं। सन की थोड़े बहुत हों तो चल भी जाता है। लेकिन कालिदास भी तो बड़े प्रतिभा थे, वो संयम कैसे रख सके। भभूति भी तो बहुत बड़ी प्रतिभा थे। कि आधुनिक युग का अभिशाप है और यूरोपीय सभ्यता का अभिशाप है, जिसके कारण महान प्रतिभाएं अभिशाप को झेलती हैं और विक्षिप्त अर्ध विक्षिप्त भी होती हैं। किस तरह से तीसरी सिम्फनी, पांचवी सिम्फनी, नवी सिम्फनी, उनमें निर्णायक मोड़ आए। हीरोइका जो बनाई तीसरी सिम्फनी में बीथोवन ने, वो कैसे तो उन्होंने रचना की, और क्या उसमें अद्भुत था, क्या उसमें चकित कर देने वाला और नया था, क्या उसमें आविष्कार था। यह 1789 की क्रांति से मची उथल पुथल का प्रतीक यह हीरोइका जो उनकी सिम्फनी है मानी जाती है। और यह सवाल इसके बाद किया जाने लगा कि बीथोवन ने जैसा संगीत पेश किया, मोजार्ट, हैडन जो उनके समकालीन थे, या बाख जो बहुत बड़े महान संगीतकार हैं, वे वैसा संगीत क्यों नहीं रच पाए। बीथोवन ने ऐसा अद्भुत अनोखा क्रांतिकारी क्या कर दिया। और बीथोवन का संगीत आने वाले समय के लिए था। यह जो पांचवी सिम्फनी है, उसके बाद संगीत के पारखियों को लगने लगा। और विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी लोग पांचवी सिम्फनी का प्रारंभिक हिस्सा सुना करते थे। वो संगीत किस तरह से सुकून देता था, किस तरह से ऊर्जा से भरता था उनको। यह बहुत अच्छी सूचना दी है इसमें अनीश अंकुर ने, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता महात्मा गांधी की मुलाकात जब रोमियो रोला से हुई, तब बीमार रहने के बावजूद उन्होंने गांधी के सम्मान में बीथोवन की पांचवी सिम्फनी पियानो पर बजाकर सुनाई। उसको कितना सराहा समझा गांधी ने, यह तो नहीं बताया है, लेकिन बीथोवन की पांचवी सिम्फनी सुनकर फ्रेडरिक एंगल्स अपनी ने अपनी बहन मरिए एंगल्स को लिखा कि कल रात कैसी शानदार सिम्फनी थी। यदि तुमने इस अनोखे संगीत को नहीं सुना तो समझो पूरे जीवन में कुछ नहीं सुना। पहली ही गति में क्या निराशाजनक विसंगति, कैसी करुण उदासी, कमसिन प्रेमी का धीमी लय में विलाप, तथा तीसरी और चौथी गति में तुरही से स्वतंत्रता का कैसा जबरदस्त युवा व प्रफुल्लित उत्सव। ये एंगल्स कहते हैं बीथोवन की पांचवी सिम्फनी के बारे में अपनी बहन को लिखे हुए पत्र में, नेपोलियन और बीथोवन के रिश्ते के बारे में। और नेपोलियन ने जब क्रांति को प्रतिक्रांति में बदल दिया, तो बीथोवन का संगीत कितना कंडेम करता है, बिना शब्दों के संगीत कैसा बोलता है। बीथोवन बहरे होते गए, और इस किताब को पढ़ते हुए बीथोवन के बहरेपन की जो पूरी चर्चा इसमें है, इसको पढ़ते हुए एक उपन्यास अंग्रेजी का है अनइक्वल म्यूजिक, उस पूरे उपन्यास की याद मुझे आई। उसकी नायिका विक्रम सेठ के अनइक्वल म्यूजिक म्यूजिक की ऑर्केस्ट्रा में संगीत बजाती है, उसका प्रेमी भी उसके साथ संगीत बजाता है। अचानक अपने प्रेमी के जीवन से गायब हो जाती है नायिका, और कहीं चली जाती है जहां उसको खोज पाना संभव नहीं होता नायक के लिए। वो ढूंढता रहता है, और वह किसी और ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में बजाती रहती है, उसी तरह से बजाती रहती है। उपन्यास बहुत दर्दनाक है, और उस उपन्यास के अंत में पहुंचकर पता चलता है कि वह नायिका पूरी तरह बहरी हो चुकी थी, तो फिर भी बजा रही थी ऑर्केस्ट्रा में, उसी तरह से बजाती जा रही थी जैसे कि पहले बजाती थी। ऐसा उसने कैसे किया होगा, यह उसमें
अनइक्वल म्यूजिक का लेखक बताता है। और ये बीथोवन का जीवन, जो अद्भुत सिम्फनीज उन्होंने पूरी तरह बहरे होने के बाद भी बनाई, पूरी तरह से बहरे होने के बाद भी उन्होंने अपनी अमर रचना बनाई। आधे बहरे थे तब भी वे सिम्फनीज बनाते रहे, बहुत अद्भुत सिम्फनीज बनाते रहे। ये अद्भुत जीवन कलाकार का सामने आता है। बीथोवन पर एक बार फिर जानने को मिला। अनीश अंकुर का के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए हिंदी के पाठकों को, और ऐसी छोटी किताबें और आना चाहिए। अनीश अंकुर ने एक काम अच्छा किया, उन्होंने छोटी किताबें लिखी। इसी तरह की छोटी-छोटी पुस्तिकाओं की बहुत ज़रूरत है। दूसरी एक किताब की चर्चा लगे हाथ और मैं संक्षेप में करूँगा। अनुभव और उत्कर्ष, ये ब्रजरतन जोशी की किताब है और यह साहित्य संस्कृति से जुड़े विचारोत्तेजक निबंधों का संग्रह है। कदाचित मधुमती पत्रिका के जब वे संपादक थे, उसके जो संपादकीय हैं, वे इसमें हैं और सभी संपादकीय उनके बहुत पठनीय हुआ करते थे। ब्रजरतन जोशी हमारे समय के अच्छे पत्रकार रहे हैं, साहित्यिक पत्रकारिता को उनका योगदान माना जाना चाहिए। और इस किताब के ब्लर्ब में कहा गया है कि साहित्य और कलाएं अस्तित्व, इस किताब से उद्धरण इसके ब्लर्ब पर है कि साहित्य और कलाएं अस्तित्व और जीवन की खोज में लगी अनवरत प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं के चलते ही हम अपने इर्द गिर्द पसरे जीवन से नित नूतन अद्वितीय अनुभव करते रहते हैं। यह जो नित नूतन खोज का सिलसिला है, यह अपूर्व को पाने का सुख है। वह कलाओं से हमें बेहतर रूप में इसलिए मिलता है क्योंकि कलाकार हमेशा अपने अधूरेपन को पूरा करने की जिद से लबरेज रहता है। पूर्णता उसकी गहरी और उद्दाम आकांक्षा है, इसलिए जीवन के अधूरेपन से पूर्णता की ओर बनने की निरंतर कोशिश वह करता रहता है, जबकि वह जानता है कि जीवन एक समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, पूर्ण होने वाली प्रक्रिया नहीं। पर अपनी जिद के चलते वह अपनी खोज की यात्रा में आगे बढ़ता है और कुछ न कुछ अपूर्व हासिल करता है। साहित्य की इस अपूर्वता का बयान ब्रजरतन जोशी अपने लेखों में करते रहे हैं, अपने संपादकीयों में भी करते रहे हैं और पारदर्शी वे आलोचक हैं। सधी हुई सुघड़ भाषा में वे रचना का विश्लेषण करते हैं। बहुत बड़े मौलिक चिंतक दार्शनिक वे नहीं हैं, यह तो सत्य है, लेकिन वे अच्छे पाठक हैं। वो पढ़ना जानते हैं, पढ़त कैसे की जाए यह वे जानते हैं। सबसे अच्छी बात यह है इस किताब की, यह है कि गगन गिल ने ब्लर्ब, जो इसका फ्लैप है पहला, वह लिखा है और अच्छा लिखा है। वो कहती हैं कि जीवन को पढ़ने के दो प्रमुख रास्ते हैं, संसार और साहित्य। संसार का संसरण और शब्द और अर्थ का ठीक ठीक मेल हमारे अस्तित्व की निरंतर परिवर्तित अवस्थाओं का न केवल प्रकटीकरण है बल्कि अन्वेषण भी। यदि कोई कलाकृति हमें नवीन दृष्टिबोध का उल्लास अनुभव देने में असमर्थ है, तो जान लीजिए वह केवल स्नायविक हलचल भर है, रचनात्मक अनुष्ठान की प्रक्रिया नहीं। किसी साहित्यिक पत्रिका के संपादकीय में यदि हर बार अनेक चिंतन परक हृदयग्राही सूक्त वाक्य पढ़ने को मिले, बहुत संभव है कि आप भी मेरी तरह डॉक्टर ब्रजरतन जोशी के संपादकीय पढ़ते हों। ऐसे विरल साफ स्पष्ट चिंतन को समग्रता में पुस्तकाकार रूप में देखना मेरे लिए सुखद अनुभव है और यह अकादमिक दक्षता भी है। गगन गिल कहती हैं इस पुस्तक में अनुभव और उत्कर्ष दोनों मौजूद हैं। पहला खंड अनुभव शीर्षक है। मूल्य परक दृष्टि है ब्रजरतन जोशी की, जो धीरे धीरे हाशिए पर जा रही है, गायब होती जा रही है। और साहित्य किस प्रकार से साहित्य की जो सर्जना की समस्याएं हैं, वे उनसे विशेष रूप से रूबरू होते हैं। पहला खंड जो अनुभव शीर्षक है, इसमें संस्कृति का स्वभाव, सृजन और भाषा बोध, संसार और साहित्य, विधा और रचनाकार, कविता और गद्य इत्यादि 11 निबंध उनके हैं। दूसरे खंड में भी 11 निबंध हैं और जो पहला खंड है उसमें कुछ प्रासंगिक चर्चा वाले भी 2 लेख हैं, जो बहुत सटीक बातें जिनमें कही गई हैं। आयोजन का मर्म और ग्रंथमालाएं और साहित्य, और इसमें रजा ग्रंथमाला और अहिंसा शांति ग्रंथमाला, जो 2 ग्रंथमालाएं हैं, उनका क्या महत्व है हमारे समय में और क्या इन ग्रंथमालाओं ने योगदान दिया है साहित्य के लिए, चिंतन के क्षेत्र में, इस पर चर्चा उन्होंने की है। बाकी
मौलिकता को लेकर के सटीक बातें कही हैं। मौलिकता जीवन का आश्वासन इस निबंध में। साहित्य के भवितव्य को लेकर के आश्वस्ति मिलती है ब्रजरतन जोशी के निबंधों से। दूसरा जो खंड है उत्कर्ष शीर्षक खंड, उसमें हमारे समय की कतिपय विभूतियों पर बहुत ही अच्छी चर्चा है और बहुत जरूरी और अच्छी चर्चा है। वो तैयारी के साथ चर्चा करते हैं ब्रजरतन जोशी। विवेकानंद पर उन्होंने लिखा है, प्रसाद पर लिखा है, इसमें गांधी पर बहुत ही सही सही खरी बातें उन्होंने कही हैं और उससे भी बढ़िया बातें उन्होंने विनोबा को लेकर के कही हैं। कवि प्रदीप पर तो शायद इस तरह का ब्रजरतन जोशी ही लिखते, जो कवि प्रदीप सहजता का सौंदर्य शीर्षक से उन्होंने यहाँ प्रस्तुत की है। उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू एक संस्कृति कर्मी कितने बड़े हैं और एक राजनेता के रूप में भारतीय संस्कृति, समकालीन भारतीय संस्कृति को उनका जो अवदान है उस पर अच्छी चर्चा यहाँ की है। रेणु पर चर्चा है। कपिलावात्स्यायन कला की परंपरा की मौलिक व्याख्याकार के रूप में साहित्य का निर्मल अध्यात्म शीर्षक से निर्मल वर्मा पर चर्चा उन्होंने की है और अशोक वाजपेयी पर भी खासी अच्छी चर्चा उन्होंने की है। अपने दूसरे इस पत्र संग्रह, जो उनका पत्र संग्रह है, उसको लेकर के और अशोक वाजपेयी के व्यक्तित्व पर बहुत अंतरंग ढंग से उन्होंने बातें की हैं। मैं कुछ वाक्य इसके कुछ निबंधों से पढ़ देता हूँ। साहित्य पगडंडी है, मार्ग नहीं। इस निबंध में ब्रजरतन जोशी कहते हैं, एक श्रेष्ठ कृति रचनाकार हमें जीवन प्रवाह के अनंत अनुभवों के साथ यात्रा करवाता हुआ जीवन से अलग नहीं करता वरन जोड़े रखता है। यही यात्रा हमारे जीवन को आकार देती है, उसे बिगाड़ती नहीं वरन उगाड़ कर उसके अनिंद्य सौंदर्य को हमारे सामने रखती है। इसीलिए श्रेष्ठ सृजन स्वयं कलाकार को तो समृद्ध करता ही है, तो अपने पाठक, श्रोता, सामाजिक को भी दीक्षित और पोषित करता है। साहित्य की यही भूमिका प्रतिबद्ध होकर के ब्रजरतन जोशी मानते हैं। व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और स्वयं सर्जक के लिए कला पढ़ने की नहीं, देखने की विधि है। यह बहुत मार्के की बातें इस निबंध में उन्होंने कही हैं। तो सुनना और देखना, ये क्या काम करते हैं कला के आस्वादन में। प्रसाद का प्रासादन महत्वपूर्ण निबंध है और एक रेखीय पढ़त और सर्कुलर रीडिंग या वृत्ताकार पढ़त पठन, इसमें क्या फर्क है और प्रसाद के लिए पढ़त कैसी होनी चाहिए, इस पर वे चर्चा इस निबंध में करते हैं। आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है काव्य। यह जो प्रसाद का बहुशः उद्धृत वाक्य है, इसकी व्याख्या और विश्लेषण उन्होंने अच्छा किया है और शैव दर्शन किस तरह से खुलता है प्रसाद के इस वाक्य में, इसका संकेत उन्होंने दिया है। इस वाक्य में बीज शब्द हैं 3, संकल्प, अनुभूति, आत्मा। ये व्याख्या की मांग करते हैं और इस प्रसंग में क्षेमराज कृत शिवसूत्र विमर्शिनी में जो कला की व्याख्या है उससे जोड़कर प्रसाद को समझा जाना चाहिए, ऐसा ब्रजरतन जोशी आग्रह करते हैं। प्रसाद यह भी कहते हैं कि श्रेय प्रेयमयी रचनात्मक ज्ञान धारा साहित्य है और उसमें उनका आशय क्या है, इस पर वे बात करते हैं। प्रसाद के अध्येताओं के लिए और विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए यह निबंध प्रसाद पर अवश्य ही उनका पठनीय है और गांधी के बारे में जो उन्होंने कहा है वह गौर करने लायक है। गांधी के राजनीतिक आंदोलनों ने केवल राजनीतिक क्रांति का माहौल तैयार नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांतियों के द्वारा भारतीय मानस को परिमार्जित करने की एक गंभीर सार्थक पहल की। इसलिए गांधी को चाहे जितनी बार मारा जाए, एक बार तो गोडसे ने उनकी हत्या की ही, आए दिन उनकी हत्या की जाए चाहे, लेकिन वो लौट लौट करके आते हैं हमारे साहित्यकारों के, कलाकारों के, बुद्धिजीवियों के, फिल्मकारों के, समाज के बीच में। तो यह ब्रजरतन जोशी के गांधी विषयक लेखन से एक बार फिर सत्यापित होता है। समय बहुत हुआ, लेकिन एक किताब और है मेरे सामने, उस पर बहुत संक्षेप में मैं चर्चा कर पाऊंगा। मिथिलेश शरण चौबे युवा कवि और आलोचक हैं, विश्वविद्यालय में प्राध्यापक
रहे हैं, महाविद्यालय में इस समय प्राध्यापक हैं। 1976 में गढ़ाकोटा जिला सागर में उनका जन्म हुआ। लौटने के लिए जाना उनका कविता संग्रह प्रकाशित है। कुंवर नारायण का रचना संसार उनकी आलोचना पुस्तक प्रकाशित है। 2 पुस्तकें उन्होंने संपादित की हैं, फणीश्वर नाथ रेणु के उद्धरण तथा अनिल बाजपेयी की रचनाओं का संकलन चयन फैयाज खां जिनके मौसिया थे, और पुरस्कार उन्हें कुछ प्राप्त हुए हैं। वे एक संभावनाशील कवि और आलोचक हैं, जो आलोचना और कविता कर्म दोनों में समान रूप से अपनी कुशलता को प्रमाणित करते हैं। और ज्योतिष जोशी ने इस किताब की भूमिका लिखी है। वे बताते हैं कि पुस्तक विवेक दोनों मिथिलेश शरण चौबे के लेखन में उपस्थित हमें दिखते हैं। पहला संग्रह विलोक जो गांधी पर केंद्रित है, उसमें 4 लेख हैं। विवक्षा शीर्षक दूसरा खंड, जिसमें भ्रमर गीत में औचित्य विचार पर लेख है। असाध्य वीणा जो अज्ञेय की कविता है, उसको स्मृतियों के पुनर्वास की कविता दूसरे लेख में मिथिलेश शरण ने कहा है। और अन्य कुछ हमारे समय की कृतियों पर उन्होंने इस खंड में, विवक्षा शीर्षक खंड में विश्लेषण किया है। तीसरा जो खंड विवेच्य शीर्षक है, उसमें साहित्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं और सवालों से वे रूबरू होते हैं। उम्मीद को देख पाना, वर्तमान में घटित स्मृति का अलक्षित उजाले में लौटने की शाश्वत लालसा व साहचर्य की वैकल्पिक दृष्टि, ये 4 इसमें निबंध विवेच्य शीर्षक खंड में संकलित हैं। और चौथा जो खंड विवृत है, उसमें आलोचना की उम्मीद, परंपरा में द्वंद्व वैचित्र्य इत्यादि लेख हैं। उसमें किताबों की अच्छी समीक्षाएं हैं। और